बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हमने जो लेबर से रिलेटेड एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें ट्रांसफरमेंशियल की बाबत भी बात होगी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बाबत भी बात होगी और जुरिस्डिक्शन ट्रांसफरमेंशियल इस्टेब्लिशमेंट की इसकी बाबत भी बात होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को एंड तक देखें, डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तो साइटेशन नोट फरमा लें 2022 LHC 4215। केस का टाइटल है बैंक ऑफ पंजाब वर्सेस अथॉरिटी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसमें रिट पटिशन नंबर 2812 ऑफ 2013 और इसकी कनेक्टेड 4 रिट पटिशन हैं 2813, 2814, 2811 एंड 2813 ऑफ 2013 भी इसी कंसोलिडेटेड जजमेंट के ज़रिए इसका डिसीजन होता है। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि एक एम्प्लॉई जो बैंक ऑफ पंजाब का है वो अथॉरिटी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में अपनी बैक बेनिफिट या अपनी बेनिफिट्स की बाबत डिलेड वेजेस, ओवर टाइम और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उसकी बाबत वो वेजेस अथॉरिटी में केस फाइल करता है और उसके अगेंस्ट जब बैंक उधर अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है तो वो उधर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC फाइल करता है और उसमें इस्तदा करता है बैंक के क्योंकि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये सब्जेक्ट जो है ये प्रोविंशियल की अम्बिट से बाहर जा चुका है, क्योंकि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो बैंक ऑफ पंजाब है ये ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये अपना बिज़नेस रन करती हैं, तो ये ट्रांस प्रोविंशियल की इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आती। तो उस पे जो वेजेस अथॉरिटी है वो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देती और बैंक इसमें स्ट्रेट अवे 2013 में रिट्स फाइल कर देता है और ये टोटल 5 रिट्स होती हैं और फाइनली ये इसकी हियरिंग होती है तो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब इसकी डिसीजन देते हैं और डिसीजन देते हुए गो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं इसमें इख्तलाफ करूंगा, लेकिन इस वक्त हम इस स्पेसिफिक केस की बात करने वाले हैं कि इसमें डिसीजन क्या हुआ। एक जो इसमें रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयज़ के कौंसल थे वो मिजरेबली फेयर रहे। अपना स्पेसिफिक जो इसमें उनका आर्गूमेंट्स होना चाहिए था, कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बाबत, वो उसमें नाकाम रहे। बहरहाल फाइनली इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने वाइल रिलाइंग ऑन दी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन द इश्यूज ऑफ ट्रांसफरमेंशियल IRA और पीरा और जो प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट हैं उन पे जो लेजिस्लेशन हुई है आफ्टर 18th अमेंडमेंट और जो ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट उन पे जो लेजिस्लेशन हुई है, उन आज तक जितनी भी जजमेंट्स आई हैं बड़ी अहम जजमेंट्स हैं विद रिगार्ड टू दैट वेरी टॉपिक, वो नोट कर लें। PLD 2019 लाहौर 17, PLD 2014 सिंध 553, 2014 SCMR 535 और 2018 SCMR 802, PLD 2016 लाहौर 433। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ जब 18th अमेंडमेंट के बाद 2 लॉ फील्ड में आ गए, एक प्रोविंशियल लॉ, एक ट्रांस प्रोविंशियल लॉ। अब जो ट्रांस प्रोविंशियल के लेवल पे है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लेवल पे है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 स्पेसिफिकली प्रोमोलगेट हुआ और फिर हर प्रोविंस ने अपना अपना, जैसे पंजाब ने पीरा पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 हुआ और इस दोनों जो सेपरेट लेजिस्लेशन है इनकी सेपरेट कोर्ट्स हैं। अब जो पंजाब की लेजिस्लेशन हुई है पीरा उसमें लेबर कोर्ट्स डील करेंगी, चाहे वो इंडिविजुअल ग्रीवियंस हो या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो। इसी तरह अगर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट के कोई मैटर्स
अगर उसमें कोई ग्रीवियंस आता है, चाहे वो इंडिविजुअल ग्रीवियंस हो या उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो, तो वो NIRC में जाएगा, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 में। लेकिन ये सारी जजमेंट्स में जितनी भी ऊपर साइट की और इस जजमेंट पे हिज लॉर्डशिप ने रिलाई भी किया, ये सारी इस बाबत थी कि क्या मैटर लेबर कोर्ट में चलना है या NIRC में। तो उसमें दो राय नहीं है कि अगर प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, एक सूबे में काम करती है, तो वो अपनी रेलिवेंट लेबर कोर्ट को रजू करेगा। लेकिन अगर वो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है या वो इस्लामाबाद उसका ऑफिस है, तो वो NIRC में अपने केसेस फाइल करेगा, कता नज़र इसके कि वो इंडिविजुअल ग्रीवियंस के हैं या वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में। लेकिन इन जजमेंट्स में ये स्पेसिफिकली होल्ड नहीं हुआ कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत अगर कोई मुकदमा वेजेस अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के पास फाइल किया जाता है, कोई रिकवरी पटिशन जो उधर अथॉरिटी की डोमेन में आती है, फाइल की जाती है, तो ऐसे केसेस में ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या होगा और प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या होगा। लेकिन हिज लॉर्डशिप ने इसमें जो डिसीजन देते हुए ये कहा कि NIRC हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू इंटरटेन द डिलेड वेजेस इवन बोनसेस इवन, और उन्होंने जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जितनी भी रिलीफ अवेलेबल हैं वो अथॉरिटी की बजाय ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट में NIRC को इख्तियार दे दिया है। इस जजमेंट में ये पॉइंट नहीं डिस्कस किया गया या उसको आर्ग्यू ही नहीं किया गया जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, स्पेशल लॉ है, ये सिर्फ डिलेड वेजेस की बाबत है, इसमें बोनस, ग्रेजुटी, ओवर टाइम एट्सेट्रा को डील किया जा सकता है। और अथॉरिटी जो अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो एक अलहदा जुरिस्डिक्शन है, इसको विद रिगार्ड टू दी 18th अमेंडमेंट रेड विद करना मे बी एज़ पर माई इंफॉर्मेशन नॉलेज वो रीज़नेबल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो जजमेंट आई हमने आपके सामने रखी, इस जजमेंट में आज तक के लिए होल्ड हो गया कि अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बाबत किसी ने कोई केस फाइल करना है, कोई अपनी बोनसेस क्लेम करने हैं, कोई ग्रेजुटी क्लेम करनी है, कोई ओवर टाइम क्लेम करना है, कोई लीव इनकैशमेंट क्लेम करनी है, तो वो अगर एम्प्लॉई देखेगा, अगर उसका स्टेटस ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट का है तो वो NIRC को रजू करेगा, और अगर वो प्रोविंशियल है तो फिर वो ओबियसली अगर उसका मैटर पेमेंट ऑफ वेजेस का है तो वो अथॉरिटी के पास जाएगा। लेकिन अगर अदरवाइज़ उसके इंडिविजुअल ग्रीवियंस हैं या उसके अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वाले ग्रीवियंसेस हैं तो वो लेबर कोर्ट जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।